लेकिन अब अमूस्टार रीजन कह रहा था कि रिकॉर्डिंग भेजने में समय लगेगा। यह थोड़ा अजीब था। फिर भी सिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद बात छोड़ दी। ठीक है। वैसे भी ऑपरेशन फल आयरलैंड ने खत्म किया है। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी उसी की होगी। वैसे झो लिन नाम का एक कांस्टेबल आपसे मिलना चाहता था। और वो अभी कहाँ है? सिला ने वाइन घुमाते हुए पूछा। उन्हें एग्जीक्यूटिव फल आयरलैंड ने रिपोर्ट के लिए बुलाया था, लेकिन अभी हम उनसे या उनके साथी लैंड चेन से संपर्क नहीं कर पा रहे। तो उसके मिशन से लौटने के बाद बात करेंगे, सिला ने लापरवाही से कहा। मेरे स्वामी, एक और बात। काउंसलर लियो काइमिंग ने आपको आज रात अपने बच्चे के पहले जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया है। सिला की आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो बड़ा आयोजन है। नीले जहाज को अधिकतम गति पर चलाओ, हम देर नहीं कर सकते। जी सर। तुरंत नीला कमांड जहाज अधिकतम गति से आगे बढ़ गया ताकि सिला समय पर पहुंच सके। सिला फिर आराम से अपनी कुर्सी पर लेट गया। उसे सच में लग रहा था कि आज का दिन उसके करियर के लिए बेहद शानदार है। युद्धक्षेत्र की सफाई में कुछ दिन लगेंगे। तुम पहले प्लैनेट एज़ियोर वापस लौट जाओ, फल आयरलैंड ने कहा और लू शेंग को चूहे के आकार का एक कम्युनिकेटर दिया। यह लैंड चेन के पुराने उपकरण से कहीं ज्यादा उन्नत था। इसकी रेंज 500 प्रकाश वर्ष थी और लगभग तुरंत सिंक्रोनाइजेशन करता था। जहां लैंड चेन के डिवाइस में संदेश पहुंचने में कई दिन लगते थे, यह शीर्ष स्तर की तकनीक थी। लू शेंग ने मन ही मन लैंड चेन की अक्षमता को कोसा। उस आदमी पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? अगर सच में कुछ हो जाता तो मैसेज पहुंचने से पहले ही मैं मर जाता। फल आयरलैंड को अंतिम बार सिर हिलाकर वह घर लौटने के लिए निकल पड़ा। लू शेंग को अर्थ वापस जाकर अपने निजी काम निपटाने थे और अलविदा कहना था। उसके बाद उसे फल आयरलैंड के साथ 500 प्रकाश वर्ष दूर अल्मोरेई नेब्यूला जाना था। फल आयरलैंड अपने प्राचीन सिल्वर क्रूजर के डेक पर खड़ा था, जो हंस की तरह सुंदर दिख रहा था। वह लू शेंग को नीचे उतरते हुए देखता रहा जब तक वह पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो गया। एक अधीनस्थ पास आया और फल आयरलैंड का चेहरा तुरंत ठंडा और पेशेवर हो गया। पूरे जहाज की निगरानी प्रणाली सक्रिय करो। प्लैनेट एज़ियोर डेजिग्नेशन A28462 पर लू शेंग की हर गतिविधि पर नजर रखो। 24 घंटे उसकी निगरानी करो। एक सेकंड के लिए भी उसे हमारी नजर से बाहर मत होने देना। फल आयरलैंड की आंखों में गणनात्मक चमक थी। हमने व्हाइट मिस्ट स्टार सेक्टर के उन मूर्खों को अभी के लिए धोखा दे दिया है, लेकिन हम सतर्कता कम नहीं कर सकते। उस जैसा खजाना पूरे सेक्टर के युद्ध के लायक है। फिर उसने गंभीर आवाज में अंतिम चेतावनी दी। व्हाइट मिस्ट स्टार सेक्टर में कोई भी असामान्य गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना। और उन 2 कैदियों पर कड़ी नजर रखो। मेरी योजना में वही एकमात्र ढीले सिरे हैं। सब लोग पूरी सतर्कता बनाए रखें। फल आयरलैंड ने आदेश दिया। उसकी मुट्ठी कस गई और शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगर हम लू शेंग को सुरक्षित वापस ले जाकर अल्मोरी स्टार सेक्टर में उसकी आधिकारिक पहचान दर्ज करवा दें, तो इनाम कल्पना से भी बड़ा होगा। ये सिर्फ मिशन नहीं है, ये ऐसा विजय होगा जो पूरी फेडरेशन में गूंजेगा। कुछ ही देर बाद लू शेंग बेहे सिटी के फ्लावर मैंशन आवासीय क्षेत्र की परिचित हरियाली में उतर आया। वह हवा में गिरते पत्ते की तरह हल्के अंदाज में अपने घर के सामने उतरा। उसकी चमकती आभा धीरे धीरे गायब हो गई और उसका शरीर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन लू शेंग तुरंत घर के अंदर नहीं गया। वह रास्ते पर रुक गया और पूरे मोहल्ले को ध्यान से देखने लगा।
उसके मुंह से हल्की हैरानी भरी आवाज निकल गई, क्योंकि आसपास का माहौल पहले से काफी बदल चुका था। उसकी नजर पहले पास बैठे 3 बुजुर्गों पर गई जो शतरंज खेल रहे थे। लू शेंग ने अपनी विशाल आध्यात्मिक चेतना फैलाकर पूरे इलाके को महसूस किया, और यह देखकर वह सच में हैरान रह गया। पूरे इलाके में कम से कम 40 ग्रांड मास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट सामान्य लोगों की तरह घुले मिले हुए थे। फिर उसकी नजर पास खड़े एक सफाई कर्मचारी पर गई। वह लगभग 50 साल का आदमी था जो शांत तरीके से कूड़ा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन लू शेंग की नजर उस छलावे के पार चली गई। उसके अंदर भी ग्रांड मास्टर स्तर की शक्ति छिपी हुई थी। पूरे इलाके में 20 से ज्यादा ग्रांड मास्टर्स और 2 मार्शल सेंट्स तक मौजूद थे, जो औद्योगिक पार्क के गार्ड या सफाई कर्मचारी बनकर छिपे हुए थे। कमाल, लू शेंग ने मन ही मन कहा। यह निस्संदेह पूरे एज़्योर स्टार सिटी का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली इलाका बन चुका था। उसे खुशी हुई कि अधिकारियों ने उसके परिवार की सुरक्षा के लिए इतने ताकतवर लोग तैनात किए हैं। अब उसका मन हल्का हो गया। उसने दरवाजा खोला और खुशी से पुकारा, मैं आ गया। मैं घर वापस आ गया। भैया, उसकी छोटी बहन लू किंग तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट दोनों थे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, सच में तुम हो? जो लोग कह रहे हैं वो सच है? क्या तुम सच में वो मशहूर वॉर गॉड हो? मुझे भी ऐसा ही लगा था। लू है और झेंग यूफेन लिविंग रूम से बाहर आए। उनके चेहरों पर भी वैसी ही जटिल भावनाएं थीं जैसी उनकी बेटी की। लू शेंग, क्या तुम सच में ठीक हो? झेंग यूफेन ने कांपती आवाज में पूछा। तुम सुरक्षित लौट आए, ये हमारे लिए बड़ी राहत है। लेकिन हमें सच्चाई जाननी है। बताओ कि आखिर क्या चल रहा है। जो भी परेशानी है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे, लू है ने कहा। तीनों लोग लू शेंग के चारों ओर खड़े हो गए। वे इंतजार कर रहे थे कि वह आखिरकार इतने सालों से छिपाए हुए रहस्यों को बताए। लू शेंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह सोच रहा था कि शुरुआत कहां से करे। उसे पता था अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और चेहरे पर जबरदस्ती एक चमकदार मुस्कान लाई। ठीक है, अब लगता है राज छिपाने का समय खत्म हो गया है, उसने कहा। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूं। पूरी गंभीरता के साथ उसने बोलना शुरू किया। असल सच्चाई ये है, उसने नाटकीय अंदाज में आवाज धीमी की। मैं असल में निर्वासित सुपर सैया प्रिंस हूं, जो दूर के प्रसिद्ध प्लैनेट वेजेटा से आया है। जब मैं सिर्फ 3 साल का था, मेरे शाही परिवार पर बड़ा विनाश आ गया। निर्दयी दुश्मनों ने हमला किया और हमारी सभ्यता नष्ट हो गई। बचने के लिए मैं एक हाईटेक स्पेसशिप में बैठकर इस ग्रह पर आया और तुम्हें अपना नया परिवार चुना। अब मेरी छिपी हुई मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पूरी तरह जाग गई है और मुझे जल्द ही तारों में वापस जाकर प्लैनेट वेजेटा को फिर से बनाना होगा। लेकिन नया इंटरस्टेलर जहाज बनाने के लिए काफी पैसे चाहिए, उसने आंखों में शरारती चमक के साथ कहा। अगर तुम तीनों अभी मेरे अकाउंट में 5-5 हजार युआन ट्रांसफर कर दो, तो जब मैं अपना बदला लेकर फिर से अपना सिंहासन पालूंगा, तब मैं तुम्हें इस पूरे ग्रह का सर्वोच्च प्रशासक बना दूंगा। लू शेंग की यह अजीब कहानी खत्म होते ही पूरे घर में भारी खामोशी छा गई। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लू शेंग हल्का सा हंस पड़ा और उनके हैरान चेहरों को देखकर सिर हिला दिया। फिर उसकी आवाज नरम और सच्ची हो गई जब उसने अपने माता पिता की ओर देखा। माँ, पिताजी, दुनिया मुझे वॉर गॉड कहे या न कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर में मैं आपका बेटा ही हूँ।
और देखिए, मैं यहीं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल पहले जैसा। बाद में सब लोग डिनर टेबल पर बैठे और लू शेंग ने पिछले कुछ सालों में अपने अनुभव और प्रगति के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। लू है और झेन यूफेन के चेहरे पहले पूरी हैरानी से भरे थे, फिर धीरे धीरे सोच में बदल गए और आखिरकार शांत हो गए। लू शेंग सही कह रहा है, लू है ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। चाहे वो वॉर गॉड हो या एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट, वो हमारा बेटा है और वो लू परिवार का गर्व है ना? लू है ने गर्व भरी आवाज में कहा। फिर लू शेंग ने सावधानी से एक और बात छेड़ी। वह जल्द ही कुछ समय के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने वाला था, लेकिन उसने विवरण जानबूझकर अस्पष्ट रखे। वह अपने माता पिता को ब्रह्मांड की अनिश्चितताओं से परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन छोटी बहन लूकिन अपनी खुशी रोक ही नहीं पाई। वह लगातार उसकी तारीफ करने लगी। ओ माय गॉड भैया, क्या आप सच में मेरे असली भाई हैं? सोचो, मेरा खुद का भाई वॉर गॉड है, दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट, 9वें स्तर के मार्शियल सेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली और प्रसिद्ध। कुछ देर बाद जब लूहे को सच पूरी तरह समझ में आ गया, तो बूढ़े आदमी ने जोरदार ठहाका लगाया। हाँ हाँ, मेरा बेटा वॉर गॉड है। लू परिवार के पूर्वजों की कब्रें तो मानो आसमान में उड़ रही हों। उसका चेहरा गर्व और उत्साह से लाल हो गया। पत्नी, जल्दी से एक गिलास लाओ। आज के इस शानदार दिन पर मुझे 2 पैक पीने ही पड़ेंगे। झेंग यूफेन भी बहुत खुश थी और जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी। ठीक है, वह बोली। लेकिन जाते जाते उसने अपने प्यारे बेटे को सख्ती से याद दिलाया कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। लू शेंग मुस्कराया। पता है माँ, मैं सावधान रहूंगा। 3 दिन बाद शहर के सिविल अफेयर्स ब्यूरो की सीढ़ियों के सामने नगर भवन से बाहर निकलकर भीड़ भरी सड़क पर आते हुए लू शेंग और डॉम किंग्स हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उनकी उंगलियां मजबूती से एक दूसरे में फंसी हुई थीं। लू शेंग उसकी ओर मुड़ा और उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि झलक रही थी। आज उसने खुशी से कहा, हमारी जिंदगी का ऐसा दिन है जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। डॉन किंग्स ने उसकी ओर देखा और मुस्कराई। उसने उसका हाथ हल्के से दबाया। अच्छा, इतना भरोसा कैसे है तुम्हें? उसने शरारती अंदाज में पूछा। लू शेंग पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिख रहा था। उसने गर्व से अपना नया विवाह प्रमाण पत्र ऊपर उठाया। तुम्हें जवाब पता है, फिर पूछ क्यों रही हो? वह हंसकर बोला। आज वो दिन है जब इस पूरे ग्रह का सबसे ताकतवर आदमी शादी कर रहा है। डॉन किंग्स हल्के से हंस पड़ी। वह बिल्कुल खुश दुल्हन जैसी लग रही थी। कुछ पल दोनों उस लाल विवाह प्रमाण पत्र को देखते रहे और मुस्कराते रहे। लू शेंग ने उसे धीरे से गले लगा लिया और एक बात उसने धीरे से कहा, आज ही मुझे आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करनी है। शायद कुछ महीने लगें, शायद 1 साल भी, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके लौट आऊंगा। और जब लौटूंगा तब हम अपनी भव्य शादी करेंगे। लू शेंग ने उसे अपने पास थामे रखा। डॉन किंग्स ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। फिर उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये लो। लू शेंग ने उसे एक हाईटेक कम्युनिकेटर दिया। ये खास कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मुझे ऊपर से मिला है। इसकी बैटरी और सिग्नल कई साल तक दूरियों के पार काम कर सकते हैं। अब से हम इसी से संपर्क में रहेंगे, चाहे मैं कहीं भी रहूं। अब मैं चलता हूं, उसने आखिरी बार उसकी ओर देखते हुए कहा। अगले ही पल उसका शरीर धुंधला हो गया।
उसकी शक्ति भड़क उठी और वह तेजी से ऊपर उड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह वातावरण को पार करके ठंडे अंतरिक्ष में गायब हो गया। डोंग किंग्स अकेली खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रही। उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में घुलती हुई बुलबुले की तरह गायब हो गई। उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, कृपया सुरक्षित लौटना। उसी समय ग्रह के ऊपर विशाल सिल्वर बर्ड अंतरिक्षयान पर फल आर्लैंड खड़ा था। चमकदार सिल्वर आर्मर पहने हुए वह ऑब्जर्वेशन डेक पर खड़ा क्षितिज की ओर देख रहा था। वह उस युवा प्रतिभा के आने का इंतजार कर रहा था। लू शेंग, तुम आखिर आ ही गए, फल आर्लैंड ने संतोष से सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह उसे विशाल जहाज के अंदर ले जाने लगा। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये पूरा शहर है जो सिल्वर बर्ड जहाज के अंदर बना हुआ है। लू शेंग ने कई घंटे कल्पना की थी कि ऐसा जहाज अंदर से कैसा होगा, लेकिन असली दृश्य उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसे ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन सच बन गया हो। उसने सोचा, अगर मैं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूं तो इंटरनेट फट पड़ेगा। इतने बड़े जहाज के अंदर होने के बावजूद उसे घुटन महसूस नहीं हुई, बल्कि हवा इतनी ताज़ा थी जैसे किसी पुराने जंगल में घूम रहा हो। हवा में मिट्टी और ऑक्सीजन की खुशबू थी। अचानक फल आर्लैंड ने उंगलियां चटकाईं और अगले ही पल दोनों एक विशाल शानदार कमरे में पहुंच गए जो सिल्वर बर्ड के केंद्र में था। फल आर्लैंड ने मेज पर रखे 2 क्रिस्टल गिलासों की ओर इशारा किया। बैठो, इसे चखो। ये मेरे ग्रह की मशहूर वाइन है। इतनी शानदार कि सबसे शांत महिलाएं भी इसकी तारीफ करने लगें। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई, जब मैंने पहली बार अपना ग्रह छोड़ा था। यह कमरा तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा, और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कभी भी बुला सकते हो। लू शेंग ने गिलास लिया। उसमें तरल सोने जैसा चमक रहा था। घूंट लेने से पहले उसने पूछा, क्या आप भी मेरी तरह किसी कम संसाधन वाले ग्रह से आए हैं? फल आर्लैंड जोर से हंस पड़ा और वाइन का बड़ा घूंट लिया। असल में उससे भी बदतर, उसने हल्की उदासी के साथ कहा, मेरा ग्रह चौथे स्तर का था, लगातार युद्धों से तबाह। 3000 साल पहले वह आखिरकार युद्ध की आग में नष्ट हो गया। यह सुनकर लू शेंग को अपराध बोध हुआ। मुझे माफ कीजिए, उसने सम्मान से कहा। फल आर्लैंड ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। युद्ध क्षेत्र बने ग्रहों का यही अंत होता है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में था जिन्हें अल्मोरी स्टार रीजन सरकार ने अंतिम विनाश से पहले स्थानांतरित कर दिया। सिटीजन रीलोकेशन प्रोग्राम। लू शेंग तुरंत उत्सुक हो गया। यह सुनकर उसे उम्मीद जगी, क्या यह वही समाधान हो सकता है जिसकी वह तलाश कर रहा था? अगर फेडरेशन ऐसा कार्यक्रम चलाती है तो शायद उसे अपने लोगों के लिए नया ग्रह खरीदने की जरूरत ही न पड़े। फल आर्लैंड ने उसकी उम्मीद भरी नजरें देख लीं। उसने गिलास नीचे रखकर कहा, लेकिन ध्यान रखो, ये लाभ सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो फेडरेशन के आधिकारिक नागरिक हैं। सामान्य लोग इसका फायदा नहीं ले सकते। साधारण लोगों को ये अधिकार नहीं मिलता, फल आर्लैंड ने कहा। लू शेंग ने भौहें सिकोड़ लीं। तो गैलेक्सीय नागरिक बनने की शर्तें क्या हैं? फल आर्लैंड ने समझाना शुरू किया। स्टार रीजन फेडरेशन के नियम बहुत सख्त हैं। किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, उसकी शक्ति कम से कम लेवल 9 होनी चाहिए और उसमें भविष्य की बड़ी क्षमता होनी चाहिए। तभी वह कॉस्मिक सिटीजन बन सकता है। लू शेंग की भौहें और सिकुड़ गईं। लेवल 9 या उससे ऊपर, उसने चिंतित होकर कहा। ये शर्तें बहुत कठोर हैं। अगर यह संभव नहीं है
तो क्या लोग खुद मिलकर किसी और ग्रह पर बस सकते हैं? फल आर्लैंड ने गंभीर आवाज में कहा, संभव है, लेकिन इस पूरे नेबुला क्षेत्र के हर रहने योग्य ग्रह का रिकॉर्ड हजारों साल से रखा गया है। एक दो लोगों का जाना अनदेखा हो सकता है, लेकिन 5,000 से ज्यादा लोगों का स्थानांतरण फेडरेशन की अनुमति के बिना गैरकानूनी है। हर साल हमारा विभाग 10 अरब से ज्यादा अवैध अंतरिक्ष प्रवासियों को पकड़कर संसाधन ग्रहों के श्रम शिविरों में भेजता है। लू शेंग चौंक गया। ये बहुत कठोर नहीं है। फल आर्लैंड ने सिर हिलाया। नहीं, यह ब्रह्मांड में जीवन के संतुलन के लिए जरूरी है, वरना सभ्यताएं एक दूसरे को लूटकर अराजकता फैला देंगी। लू शेंग चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, तो एक रहने योग्य ग्रह खरीदने की कीमत कितनी होती है? फल आर्लैंड ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हारा ग्रह सच में इतनी बुरी स्थिति में है कि उसे अब सिर्फ रिसोर्स प्लैनेट माना जा रहा है? उसने कहा। खैर, एक निम्न स्तर के जीवन ग्रह की कीमत कई 100 मिलियन ब्लैक स्टेलर कॉइन्स होती है, और बेहतर ग्रह की कीमत 1 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। फल आर्लैंड ने आगे कहा, सिर्फ उच्च स्तर के ग्रह ही लेवल 9 मार्शल आर्टिस्ट को सहारा दे सकते हैं। कमजोर वातावरण ऐसी शक्ति को संभाल नहीं सकता, और जो जाति शक्तिशाली योद्धा पैदा नहीं कर सकती, वह अंततः विलुप्त हो जाती है। लू शेंग समझ गया कि यह सच है। अगर इंसानों में पर्याप्त शक्ति नहीं होगी तो वे अगली ब्रह्मांडीय आपदा में नष्ट हो जाएंगे। लू शेंग की चिंता देखकर फल आर्लैंड ने एक और जानकारी दी। असल में तुम्हारे लिए यह लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान हो सकता है। लू शेंग की आंखों में उम्मीद चमक उठी। कैसे? उसने तुरंत पूछा। फल आर्लैंड बोला, अगर तुम लेवल 11 तक पहुंच जाओ तो तुम्हें स्पेस नोबल का दर्जा मिल सकता है। उस स्थिति में फेडरेशन तुम्हें एक पूरा ग्रह दे देगी। तुम्हें उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हर साल थोड़ा टैक्स देना होगा, जो तुम्हारे स्तर के व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लू शेंग के मन में एक साफ रास्ता बन गया। उसने गिलास उठाकर फल आर्लैंड को धन्यवाद दिया। समझ गया। तो यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। लेकिन मन में उसने सोचा, लगता है मेरी सोच अभी भी अपने छोटे से ग्रह तक ही सीमित थी। लू शेंग ने महसूस किया कि उसे फल आर्लैंड से मजबूत दोस्ती बनानी चाहिए। उसका अनुभव और ब्रह्मांड का ज्ञान लू शेंग को इस विशाल अंतरिक्ष में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। वह धीरे धीरे वाइन का घूंट लेते हुए भविष्य के बारे में सोचने लगा। जब मेरे पास अपना ग्रह होगा, उसने सोचा, तो मैं अपने परिवार को पूरा एक ग्रह दूंगा। अपने देश के लोगों को अलग अलग ग्रहों पर बसाऊंगा, हर प्रांत को एक अलग ग्रह, और बाकी लोगों को एक बड़े संयुक्त ग्रह पर। फल आर्लैंड ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह तो शानदार भविष्य होगा। तुम्हारी प्रतिभा देखकर लगता है कि स्टेलर नोबल बनना अब अगर का सवाल नहीं, सिर्फ कब का सवाल है। उसने लू शेंग को जटिल भाव से देखा। तुम अभी सिर्फ लेवल 9 हो, लेकिन तुम पहले ही ब्रह्मांडीय नियमों की समझ पाने लगे हो। तुम्हारे पास शीर्ष स्तर का ट्रांसेंडेंट शरीर है, और तुमने एक बार शक्ति की सीमाएं भी तोड़ दी हैं। फल आर्लैंड ने लंबी सांस ली। 4000 सालों में मैंने तुम जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा। सिर्फ सरपेंटाइन स्टार सिस्टम की कहानियों में ही ऐसे जीनियस का जिक्र मिलता है। राजधानी तक पहुंचने में अभी काफी समय था। इस दौरान लू शेंग ने पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगा दिया। वह अपने ड्रीमस्केप कॉस्मिक सीड की आध्यात्मिक दुनिया में जाकर अभ्यास करने लगा। यहाँ की परिस्थितियां पहले से कहीं बेहतर थीं।
सिल्वरबर्ड जहाज में उच्च घनत्व वाली क्रिस्टल ऊर्जा का लगभग असीमित भंडार था। इस वातावरण में लू शेंग की प्रगति तेजी से होने लगी। जल्द ही उसके शरीर में 10,000 अमर कोशिकाएं बन गईं और उसकी जीवन ऊर्जा दोगुनी हो गई। फल आरलैंड मॉनिटर पर उसके कमरे से निकलती ऊर्जा देख रहा था। सिर्फ 1 महीने में इस लड़के ने करोड़ों ब्लैक स्टेलर कॉइन्स के संसाधन खर्च कर दिए, वह बुदबुदाया। सच में 4,000 सालों में मैंने ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा। मुझे इंतजार है कि यह आखिर कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। उसने ब्रिज अधिकारियों को आदेश दिया, उसके प्रशिक्षण कक्ष में ऊर्जा और संसाधनों की आपूर्ति जारी रखो। खर्च की चिंता मत करो। उसकी साधना के लिए जो भी चाहिए उपलब्ध कराओ। इसी बीच लू शेंग के ड्रीमस्केप में एक भयानक बदलाव हुआ। धूल के बादलों के नीचे अचानक एक भयानक शक्ति फट पड़ी। यह ऊर्जा आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी और पूरे धूल के बादलों को अंदर से काट डाला। लू शेंग की आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसने देखा कि एक विशाल आकृति गड्ढे से निकलकर आसमान में उछली। उसके हाथ में एक विशाल बैटल एक्स था, जिससे नारंगी रोशनी की विशाल चाप निकली जो हजारों मीटर तक फैल गई। उस विशाल छाया ने एक पल भी नहीं रुका। उसकी खून से भरी आंखों में पागलपन और हत्या की इच्छा चमक रही थी। वह गर्जा और अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाकर ऐसा वार किया मानो पूरी दुनिया चकनाचूर हो जाएगी। ये कैसे संभव है? लू शेंग प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि उसकी 4 सिंबल्स स्पिरिचुअल टेक्निक उस नारंगी रोशनी से टुकड़ों में कट गई। कुल्हाड़ी की रोशनी दूर अंतरिक्ष में गायब हो गई। लू शेंग ने ठंडी सांस ली। क्या यही लेवल 12 की असली शक्ति है? उसी समय उसका विशाल धर्मा रूप धुंध में घुलने लगा। इतनी तेज और सटीक दुश्मन के सामने विशाल शरीर बेकार था। एक ही वार में 4 सिंबल्स तकनीक नष्ट करने के बाद वह आकृति रुक गई। लू शेंग हवा में तैरते हुए उसे देखने लगा। वह 5 मीटर लंबा योद्धा था, प्लैनेट एज़्योर के किसी भी इंसान से कहीं बड़ा। उसका शरीर शक्ति का नमूना था, लेकिन इतने बड़े शरीर के बावजूद वह बेहद फुर्तीला था। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह गति और हवा का शासक था। लू शेंग ने बेस के रिकॉर्ड में दर्ज नाम पढ़ा, समीगीना। प्राचीन भाषा में समीगीना का अर्थ था हवाओं का सम्राट। वह गति का पूर्ण स्वामी था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति भी असंभव रूप से भारी थी। लू शेंग ने धीरे से उसका नाम दोहराया। विशाल वाइंड किंग की काली आंखों में हल्की चमक आई। लेवल 12। लू शेंग ने गहरी सांस ली। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। लेवल 11 विशेषज्ञ केवल नियमों की शक्ति को छू सकते हैं, लेकिन लेवल 12 मास्टर उन नियमों से अटूट शरीर बना लेते हैं। अब उसका लक्ष्य साफ था, सिल्वरबर्ड के अल्मोरी स्टार सेक्टर पहुंचने से पहले उसे समीगीना को हराना था। और बिना समय गवाए लू शेंग फिर से अपनी ट्रेनिंग में जुट गया। सिल्वरबर्ड के अल्मोरी स्टार क्लस्टर में वॉर्प से बाहर निकलने से ठीक एक दिन पहले लू शेंग ने आखिरकार समीगीना को अंतिम वार से हरा दिया। जैसे ही वह आकृति घुलकर गायब हुई, लू शेंग ने उस गिरे हुए संसार की शक्तिशाली ओरिजिन पावर को अपने अंदर समा लिया। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी और स्थिर हो गई। अब वह जहाज में आने के समय से कम 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। नई शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही थी और तभी सिल्वरबर्ड आखिर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वे अल्मोरी स्टार क्लस्टर फेडरेशन के केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र पर पहुंचे, एक विशाल स्टेशन रोशनी और इस्पात से बना हुआ। जब लू शेंग जहाज की रैंप से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आया तो उसने देखा कि फल आरलैंड पहले से वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर स्वागत की हल्की मुस्कान थी। स्वागत है, लू शेंग, अल्मोरी फेडरेशन के हृदय में, फल आरलैंड ने कहा।
अब तुम सच में गैलेक्सी मंच पर अपना पहला कदम रखने वाले हो। लू शेंग ने अपने हाथ पैर फैलाए। लंबी यात्रा आखिर खत्म हो चुकी थी। उसने फल आरलैंड की ओर मुड़कर पूछा, तो अब हम यहाँ आ गए हैं। पहला काम क्या है? फल आरलैंड ने शहर के विशाल टावरों की ओर इशारा किया। सबसे पहले तुम्हें आधिकारिक स्टेलर सिटीजन के रूप में रजिस्टर करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के तुम यहाँ सिस्टम में ब्लैक हाउस होल्ड माने जाओगे, यानी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं। तुम खाना तक नहीं खरीद पाओगे और हर जगह तुम्हारी गतिविधियों पर रोक लगेगी। लू शेंग ने समझते हुए सिर हिलाया। समझ गया। बाकी व्यवस्था आप संभाल लीजिए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। असल में फल आरलैंड ही सबसे ज्यादा बेचैन था कि यह रजिस्ट्रेशन जल्दी पूरा हो जाए। अगर व्हाइट मिस्ट स्टार क्लस्टर आकर लू शेंग को वापस ले जाता तो यह बड़ा कूटनीतिक संकट बन सकता था। इसमें धन्यवाद की जरूरत नहीं, फल आरलैंड ने सहजता से कहा। यह बहुत साधारण काम है। फल आरलैंड ने लू शेंग को एक अजीब, लगभग पिता जैसी नजर से देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। आखिर वह बोला, तुम्हें तुम्हारे ग्रह से निकालकर तारों की दुनिया में लाने का सम्मान मुझे ही मिला है। लू शेंग को उसके शब्दों के पीछे का मतलब महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे फल आरलैंड ने कोई बड़ा व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल कर लिया हो, लेकिन उसे उसमें कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई। और सच कहें तो उसे चिंता भी नहीं थी। कॉस्मिक शैटरिंग तकनीक लगभग पूरी हो चुकी थी और समीगीना को हराने के बाद वह अब तीसरे स्तर की लिमिट ब्रेकिंग शक्ति इस्तेमाल कर सकता था। वह जानता था, जरूरत पड़ने पर वह सिर्फ एक विचार से फल आरलैंड को मार सकता है। इस सोच से संतुष्ट होकर वह चुपचाप उसके साथ शहर में चला गया। फल आरलैंड के मार्गदर्शन में लू शेंग सेक्टर सिटी हॉल की जटिल गलियों से होकर गुजरा और अंत में प्रशासनिक विभाग में पहुंचा, जहां उसकी आधिकारिक पहचान और नागरिकता की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ही मिनटों बाद एक वर्दीधारी कर्मचारी उसके पास आया। उसने झुककर एक काली चिकनी कार्ड उसे दी। मिस्टर लू शेंग, आपकी नागरिकता का पंजीकरण पूरी तरह पूरा और प्रमाणित हो चुका है। लू शेंग ने कार्ड लिया और उस पर चमकते होलोग्राफिक डेटा को पढ़ा। नाम लू शेंग, जाति स्टैंडर्ड ह्यूमन ग्रे, ग्रह 922 488, प्लैनेट एजियोर, व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन, नागरिकता स्थिति ग्रेड 3, अल्मोरी स्टार जोन, शक्ति वर्गीकरण लेवल 9। जब उसकी नजर नागरिकता ग्रेड पर पड़ी तो वह थोड़ा चौंक गया। उसने कर्मचारी की ओर देखा। फल आरलैंड ने बताया था कि नए नागरिक आमतौर पर ग्रेड 1 से शुरू करते हैं। तो मेरा ग्रेड 3 कैसे हो गया? सिटी हॉल के कर्मचारी ने विनम्र मुस्कान दी। मिस्टर लू शेंग, आपको एनफोर्सर फल आरलैंड ने व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की है, इसलिए आपकी स्थिति सामान्य आवेदकों से अलग है। नागरिक का ग्रेड कई चीजों पर निर्भर करता है, शक्ति, प्रतिभा, संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली संबंध। लू शेंग ने चुपचाप सोचा। बुरा नहीं, उसने मन में कहा। सिर्फ एक सिफारिश से ही मैं ग्रेड 3 पर पहुंच गया। लगता है यहां मेरी कुछ हैसियत बन गई है। अब उसे समझ आ गया, लेवल 11 तक पहुंचना और स्पेस नोबल बनना अगला स्वाभाविक कदम है। कर्मचारी ने आगे कहा, इसके अलावा आपके पहचान कार्ड में शुरुआती बैलेंस के रूप में 10 मिलियन ब्लैक स्टेलर कॉइन्स भी हैं। यह लॉर्ड फल आरलैंड का निजी उपहार है। यह मुद्रा फेडरेशन के सभी क्षेत्रों में मान्य है। लू शेंग चौंक गया। उसने राशि देखी, सच में 10 मिलियन। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। क्रिम्सन गैंग की पूरी संपत्ति भी मुश्किल से कुछ लाख थी। फल आरलैंड की उदारता सच में बड़ी थी। लेकिन अचानक लू शेंग को कुछ अजीब लगा।
रुको, कुछ ठीक नहीं है, उसने सोचा। क्रिम्सन गैंग के नेताओं से मिली संपत्ति उनकी पूरी दौलत नहीं हो सकती। कोई अपराधी अपनी सारी बचत जेब में नहीं रखता। संभव है कि उनकी असली संपत्ति उनके पहचान कार्ड में एन्क्रिप्ट हो। क्लर्क उसे लाउंज के एक शांत कोने में गोल मेज के पास ले गया। कृपया यहां कुछ देर प्रतीक्षा करें। लॉर्ड फल आरलैंड अभी लॉर्ड दू के साथ औपचारिक बैठक में हैं। तब तक मैंने आपके लिए कुछ स्थानीय नाश्ते की व्यवस्था की है। लू शेंग की ऊर्जा की जरूरत हमेशा ज्यादा रहती थी। जैसे ही वह बैठा, उसने तुरंत एक सुगंधित पेस्ट्री उठा ली। पहला कौर लेते ही उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद और बनावट दोनों शानदार थे। प्लैनेट एज़ियोर पर उसने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, उसने धीरे से कहा। नाश्ता खाते हुए लू शेंग ने क्रिम्सन गैंग से मिले इंटरस्पेस ब्रेसलेट में खोजबीन शुरू कर दी। वह अलग अलग सामान और तकनीकी वस्तुएं निकालकर देखने लगा और साथ साथ पेस्ट्री भी खाता रहा। उसे मानना पड़ा, सिटी हॉल के खाने का स्तर बेहद शानदार था। हर स्नैक में ऐसे स्वाद और बनावट थे जो उसने पहले कभी नहीं चखे थे। अचानक क्रंच! लू शेंग ने एक जोरदार कौर लिया और उसके दांत किसी बेहद सख्त चीज से टकरा गए। दर्द इतना तेज था कि उसे लगा उसका दांत टूट जाएगा। वह चौंक गया और तुरंत मुंह की चीज बाहर थूक दी। खांस, खांस! ये आखिर था क्या? इस पेस्ट्री में क्या था? मेरा जबड़ा टूटने वाला था। उसने देखा कि टेबल पर नीले रंग का एक छोटा जीव तड़प रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। धत्त! ये तो स्पेस कॉकरोच है। और उसे अचानक एहसास हुआ, उसका आधा हिस्सा तो पहले ही उसके पेट में जा चुका है। उसे उल्टी आने लगी। लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब बदलाव हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मेरिडियन में ऊर्जा दौड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरी 10,001वीं अमर कोशिका अभी बन रही है। लू शेंग चौंक गया। कमाल है, उसने बुदबुदाया। लगता है इस छोटे स्पेस कॉकरोच में बहुत ज्यादा प्रोटीन और ऊर्जा है। उसने बाकी आधे नीले कीड़े को देखा और फिर बिना झिझक उसे भी मुंह में डाल लिया। कुछ बार चबाकर उसने सिर हिलाया। अजीब है, लेकिन स्वाद तो क्रिस्पी फ्राइड चिकन जैसा है। बोब्बी, तुम कहाँ हो? अचानक बाहर से घबराई हुई आवाज आई और लाउंज का शांत माहौल टूट गया। एक सिटी हॉल कर्मचारी एक लाल बालों वाली लड़की को रोकने की कोशिश कर रहा था। मिस जो, कृपया, यह वीआईपी क्षेत्र है। बिना अनुमति अंदर नहीं जा सकती, लड़की गुस्से से बोली। क्या मैं वीआईपी नहीं हूं? मैंने अपने बोब्बी को यहीं उड़ते देखा था। रास्ते से हटो, जो चिल्लाई। लू शेंग अंदर से यह झगड़ा सुन रहा था। दोनों गार्ड उसे रोक नहीं पाए। जो कमरे में घुस आई। वह महंगे कॉम्बैट कपड़ों में थी और उसकी सुंदरता बेहद आकर्षक थी। उसे देखकर लू शेंग थोड़ा घबरा गया। युद्ध में वह किसी से नहीं डरता था, लेकिन सुंदर और तेज स्वभाव वाली महिला के सामने उसे अजीब असहजता महसूस हुई। जो की लाल बालों वाली सुंदर आकृति कमरे में खड़ी थी। जैसे ही उसने लू शेंग को देखा, उसने उंगली उसकी ओर कर दी। यही है, इसी ने मेरा बोब्बी चुरा लिया। असल में उसकी बात सच के बहुत करीब थी, क्योंकि लू शेंग अभी अभी उसके पालतू को खा चुका था। लेकिन जब उसने लू शेंग का चेहरा साफ देखा तो एक पल के लिए उसकी नाराजगी रुक गई। फिर उसने फिर से उंगली उठाई। हाँ, यही है। तुम पर मेरे बोब्बी की गंध आ रही है।
यह सुनकर लू शेंग के माथे पर पसीना आ गया। उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, माफ कीजिए, यह बॉबी क्या होता है? जो कुछ पल के लिए रुकी। ओह, 1 मिनट, उसने कहा। मैं शायद जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच गई। फिर उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वह कैसा दिखता है। जो ने गंभीर स्वर में कहा, बॉबी कोई साधारण कीड़ा नहीं है। वह एक स्टार डिवावरिंग बग है। मैंने उसे 10 साल से ज्यादा समय से पाला है। स्टार डिवावरिंग बग। यह नाम सुनते ही लू शेंग के पेट में ठंडक दौड़ गई। उसे वही कुरकुरा कीड़ा याद आ गया जिसे उसने अभी खाया था। फिर भी उसने सामान्य चेहरा बनाए रखा। क्या वह छोटा कीड़ा था? इतना बड़ा? गोल खोल वाला? उसने विस्तार से उसका वर्णन किया। हाँ, वही। जो उत्साह से बोली। क्या तुमने बॉबी को देखा? वह कहाँ गया? लू शेंग का गला सूख गया। उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। फिर उसने हाथ उठाकर दूर के गलियारे की ओर इशारा किया। अभी कुछ देर पहले वह मेरे चेहरे के पास उड़कर गया था। मैंने सोचा कोई कीड़ा है, तो उसे उड़ा दिया। शायद वह उसी दिशा में चला गया। मन ही मन उसने प्रार्थना की, कृपया इस झूठ पर विश्वास कर लो। अगर उसे सच पता चला तो मैं गया। लेकिन अचानक जो आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लू शेंग पूरी तरह चौंक गया। ये क्या? क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है? उसने मन में सोचा। आखिर उसने खुद को छुड़ाया। अरे, आप क्या कर रही हैं? जो मुस्कराई। मैं सिर्फ धन्यवाद कह रही थी। मेरा नाम जो है। क्या हम ठीक से परिचय करें? लू शेंग अभी भी सोच रहा था, क्या अल्मोरी स्टार सेक्टर के लोग इतने सीधे होते हैं? फिर उसने हाथ बढ़ाया। जो 1 सेकंड भी नहीं रुकी। वह तुरंत मुड़ी और उसी दिशा में दौड़ पड़ी जहां लू शेंग ने झूठ बोलकर इशारा किया था। रुको, पहले मैं बॉबी को ढूंढ लूं। जब वह सुरक्षित मिल जाएगा तब मैं वापस आकर तुम्हें एक शानदार डिनर खिलाऊंगी। बाएं जैसे ही वह नजर से ओझल हुई, लू शेंग ने डर के साथ महसूस किया कि स्टार डिवावरिंग बग की एक छोटी टांग अभी भी उसके होंठ के कोने में फंसी हुई थी। उसने तुरंत उसे पोंछ दिया और बेबस होकर बुदबुदाया, मुझे बस माफी ही मांगनी चाहिए। तुम उसे ढूंढ रही हो, लेकिन मैंने तो उसे पहले ही ऊर्जा में बदल दिया है। लगता है वह डिनर कभी नहीं होगा। वह उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए धीरे से बोला। यह लड़की शायद अपने सबसे पागल सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका प्यारा बॉबी अब लू शेंग के शरीर में 2 शक्तिशाली इमॉर्टल सेल्स बन चुका है। लू शेंग ने उसे इतना पूरी तरह पचा लिया था कि उसका एक भी निशान बाकी नहीं बचा। इस स्थिति की विडंबना लू शेंग से छिपी नहीं थी। स्टार डिवावरिंग बग का बाहरी खोल इतना मजबूत होता है कि आम तौर पर लेवल 11 से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसे खरोंच तक नहीं सकता। उसे चबाकर खा लेना तो लगभग असंभव माना जाता है। उसका झूठ बोलना बेईमानी की वजह से नहीं था, यह तो बस सामाजिक रूप से बचने का तरीका था। वह आखिर कैसे समझाता कि उसका 10 साल पुराना पालतू उसने दोपहर के नाश्ते की तरह खा लिया? यह सच इतना अजीब था कि कोई मानता ही नहीं। इसलिए उसने मन ही मन उस लाल बालों वाली लड़की से फिर से माफी मांगी। सर, इस परेशानी के लिए मुझे बेहद खेद है। उम्मीद है उसने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। एक महिला सिटी हॉल अधिकारी जल्दी कमरे में आई और बार बार झुककर जो की हरकत के लिए माफी मांगने लगी।
कोई बात नहीं, लू शेंग ने आराम से हाथ हिलाकर कहा। वह कुर्सी पर टिक गया और कैजुअली पूछने लगा, वैसे वह लड़की कौन है? उसका व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ बहुत प्रभावशाली हो। वह थोड़ी घमंडी और आत्मविश्वासी लगती है ना? अधिकारी ने माथे का पसीना पोंछते हुए हल्की मुस्कान दी। वह जो है, मिल्टन एक्साइस की इकलौती बेटी। पूरे अल्मोरी स्टार सेक्टर में उसके पिता एक मशहूर व्यक्ति हैं, एक बेहद शक्तिशाली स्टार अर्ल। यह सुनकर लू शेंग की आंखें झपकीं। इसका मतलब था कि जो का पिता लेवल 11 का पावर हाउस है। फल आरलैंड तो सिर्फ स्टार बैरन है, स्टार अर्ल उससे 2 स्तर ऊपर की उपाधि है। अब समझ में आया कि वह सिटी हॉल को अपना खेल का मैदान क्यों समझती है। लू शेंग ने सिर हिलाया और सोचा, झूठ बोलना सच में सही फैसला था। वह पालतू लेवल 11 के एक नोबल का तोहफा था। उसकी कीमत शायद आसमान छूती होगी। फल आरलैंड के दिए 10 मिलियन कॉइन्स भी शायद उस नुकसान की भरपाई के लिए काफी नहीं होते। कुछ और बातों के बाद फल आरलैंड का परिचित विशाल कद लाउंज के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अब जाने के लिए तैयार लग रहा था। फल आरलैंड मुस्कराया। लगता है तुम्हारे सारे कागजी काम पूरे हो गए, सही? चलते हैं, लू शेंग खड़ा होते हुए बोला। धन्यवाद लॉर्ड फल आरलैंड। यह धन्यवाद खास तौर पर ग्रेड 3 नागरिकता और 10 मिलियन कॉइन्स के लिए था। फल आरलैंड ने हाथ हिलाकर कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं। चलो। जब वे बाहर निकले तो दूर से जो की आवाज अब भी अपने पालतू को ढूंढते हुए गूंज रही थी। सिटी हॉल के बाहर चलते हुए लू शेंग ने कैजुअली पूछा, वैसे क्या आपको स्टार डिवावरिंग बग के बारे में कुछ पता है? फल आरलैंड ने आश्चर्य से भौं उठाई। तुम अभी अभी अंतरिक्ष में आए हो और पहले से ही ऐसे जीवों के बारे में सुन लिया? वे बेहद खास जीव होते हैं, फल आरलैंड ने समझाया। उनमें अद्भुत गुण होते हैं और उनका स्वभाव भी शांत होता है। जब वे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो उनकी शक्ति लेवल 10 या लेवल 11 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो सकती है। अंतरिक्ष के अमीर लोग उन्हें स्टेटस सिंबल के रूप में रखते हैं, अक्सर बेटियों या पत्नियों को उपहार में देते हैं। लू शेंग ने सामान्य स्वर में पूछा, क्या उन्हें खरीदना बहुत महंगा होता है? फल आरलैंड हंसा। महंगा? सबसे सस्ता भी सैकड़ों मिलियन कॉइन्स का होता है। और जिनका ब्लड लाइन दुर्लभ और शुद्ध हो, उनके बदले कई लाइफ प्लैनेट्स मिल सकते हैं। लेकिन तुम्हें अचानक इसमें दिलचस्पी क्यों हो गई? अरे नहीं, लू शेंग हंसते हुए बोला। बस लॉबी में किसी को इनके बारे में बात करते सुना था तो जिज्ञासा हो गई। वह यह बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसने अभी अभी इतनी कीमत का जीव खा लिया है। अंदर ही अंदर लू शेंग चीखना चाहता था। हे भगवान! एक छोटा सा कीड़ा दर्जनों लाइफ प्लैनेट्स से ज्यादा की कीमत का है। मतलब, मैंने अभी जो 2 कौर खाए वे सैकड़ों मिलियन ब्लैक स्टार कॉइन्स के थे। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उसे इतनी जल्दी खा लिया। अगर कीमत पता होती तो वह हर कौर को धीरे धीरे मजे से खाता। लेकिन अगर सच बाहर आ गया तो जो शायद उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। उधर व्हाइट मिस्ट स्टार रीजन के लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो में लेवल 11 अधिकारी साल खड़ा था। वह अल्मोरी सेक्टर के साथ मिलकर क्रिम्सन ब्लड पायरेट्स का पीछा कर रहा था। इस समय वह एक गहरे नीले रंग की त्वचा वाले वृद्ध को रिपोर्ट दे रहा था। वृद्ध ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कह रहे हो कि उस पायरेट एग्जीक्यूशन की एक भी तस्वीर नहीं है? वह आगे बोला, लिखित रिपोर्ट में बस कुछ अस्पष्ट वाक्य हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी सेना युद्ध के मैदान में गई ही नहीं? फिर भी फल आरलैंड ने सफलता का 1/3 श्रेय हमें दे दिया।
साल ने गंभीरता से सिर हिलाया। अमूस्टार सेक्टर से मिला दस्तावेज बहुत अधूरा है। मैंने कई बार पूरा डेटा मांगा, लेकिन वे लगातार टाल रहे हैं। मुझे लगा शायद वे हमारे साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध सुधारना? बकवास, वृद्ध लियन जिबे ने तिरस्कार से कहा। असल ऑपरेशन लॉक कहाँ है? लियन जिबे गुर्राया। फल आयरलैंड बिना कारण किसी को श्रेय नहीं देता। यहां कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है। अभी अल्मोरी ब्यूरो से संपर्क करो। मुझे बिना काटे हुए असली फाइलें चाहिए। जी सर। साल ने तुरंत अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर टैप किया। फल आयरलैंड, कृपया जवाब दें। कुछ देर बाद फल आयरलैंड की छवि स्क्रीन पर आई। अरे, व्हाइट मिस्ट ब्यूरो के ऑफिसर साल। कहिए, कैसे याद किया? तभी लियन जिबे स्क्रीन के सामने आया। आज तुम काफी खुश लग रहे हो, फल आयरलैंड। फल आयरलैंड थोड़ा चौंका और तुरंत झुककर अभिवादन किया। चीफ एनफोर्सर लियन जिबे, आपको प्रणाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस कॉल पर होंगे। लियन जिबे ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई। साल ने कहा, हम चीफ एनफोर्सर को क्रिम्सन ब्लड ऑपरेशन की रिपोर्ट दे रहे हैं। हमें सभी मिसिंग टैक्टिकल रिपोर्ट्स और वीडियो लॉग तुरंत चाहिए। फल आयरलैंड कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की झिझक दिखी, जिसे दोनों अधिकारियों ने तुरंत नोटिस किया। आखिर वह बोला, ठीक है, मैं डेटा पैकेट अभी भेज रहा हूं। इतना कहकर उसने कॉल अचानक काट दी। साल और लियन जिबे दोनों हैरान रह गए। साल स्क्रीन को घूरता रह गया। फल आयरलैंड ने कॉल अचानक खत्म कर दी। यह बेहद असामान्य था। तभी साल को एहसास हुआ, कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। लियन जिबे ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। मूर्ख, तुम्हें अब समझ आया। अल्मोरी सेक्टर के लोग हमेशा चालाक रहे हैं। वह कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। साल शर्म से सिर झुका लिया। उसे गहरा पछतावा हुआ। फल आयरलैंड, तुमने हमें बेवकूफ बना दिया, उसने मन में सोचा। कॉल कटने के 1 मिनट बाद ही अल्मोरी ब्यूरो से एन्क्रिप्टेड डेटा आ गया। लियन जिबे ने ठंडे स्वर में कहा, फाइल खोलो। साल ने डिक्रिप्शन शुरू किया। पहली वीडियो खुलते ही एक विशाल होलोग्राम सामने आया। एक 8000 मीटर ऊंचा राक्षसी मानव शहर को तबाह कर रहा था। यह एजी है, साल बोला। क्रिम्सन ब्लड पायरेट्स का हाई रैंकिंग लेफ्टिनेंट। इसकी शक्ति लेवल 10 के करीब है। लेकिन अचानक आकाश से एक विशाल धर्मा हाथ उतरा। उसने उस दैत्य को पकड़ लिया और एक ही पल में कुचल दिया। साल स्तब्ध रह गया। लेवल 10 को इतनी आसानी से मारना? क्या यह लेवल 11 पावर हाउस है? वीडियो में वह युवक साफ दिखने लगा, लू शेंग। साल कांपती आवाज में बोला, यह निश्चित रूप से लेवल 11 शक्ति है। फिर वीडियो में दिखा, वह डीमोनिक क्लॉ नाम के युद्धपोत पर हमला कर रहा है। फाइल में आगे फल आयरलैंड का एक निजी रिकॉर्ड भी था। लियन जिबे गर्जा, खोलो इसे। साल ने तुरंत वीडियो चला दिया। इस बार लू शेंग एक स्पैरिंग मैच में था और उसका प्रतिद्वंदी फल आयरलैंड था। दोनों अधिकारी ध्यान से देखते रहे। यह साधारण अभ्यास नहीं था। फल आयरलैंड अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। यह तो फल आयरलैंड को भी दबा रहा है, साल फुसफुसाया। दोनों के मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। कई मिनट तक चुपचाप विश्लेषण करने के बाद बुजुर्ग लियन जिबे आखिर बोले। उनकी आवाज भारी और गंभीर थी। अब तस्वीर साफ होने लगी है। उस युवक का अल्मोरी स्टार सेक्टर के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है।
बूढ़ा आदमी होलोग्राफिक स्क्रीन के थोड़ा और पास झुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि शायद वह हमारे स्टार डोमेन का भी नहीं है। वह एक अनजान तत्व है, एक ऐसा चर जो हमारी किसी भी गणना में शामिल ही नहीं था। साल ने सिर घुमाकर चीफ एनफोर्सर लियन जिबे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थे, और वह बुजुर्ग के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा था। साल बोला, एन्क्रिप्टेड कतार में अभी एक आखिरी दस्तावेज बाकी है। अब लियन जिबे का चेहरा बिल्कुल ठंडा और भावहीन हो चुका था। उसने सख्त आवाज में आदेश दिया, तुरंत खोलो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यही असली सच सामने आएगा।